कर दिया। आज रिवीजन करेंगे कंसिडरेशन का। किसका रिवीजन करेंगे? सरल भाषा में कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब है? रिटर्न में कुछ मिलना, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन की एक बेसिक डेफिनेशन तो क्या है कि भैया मैंने तुम्हें सर्विस दी है तो तुम मुझे बदले में कुछ तो दोगे, और वो बदले में क्या दोगे? तुम मुझे कैश ही दोगे। तो कंसिडरेशन नॉर्मली मॉनेटरी टर्म्स में होता है, तो एनी अमाउंट पेड इन कैश इज कॉल्ड कंसिडरेशन, सरल भाषा में। लेकिन लॉ सरल तो है नहीं, लॉ तो लॉ है। तो लॉ की भाषा में कंसिडरेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त मतलब है। ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से लर्न करवाई थी, एक बार फिर लर्न करेंगे हम लोग। बोलो मेरे साथ। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन एग्री टू डू or not to do something, then that act, abstinence or promise is called consideration. जब आप मेरे कहने पर, मत चलाओ अभी उधर ऐसी, सर को बोलो मैं अभी बताता हूँ, अभी मत चलाओ। देखो कंसिडरेशन के बिहाफ पे, अरे प्रोमिसर के बिहाफ पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन जो भी कुछ करे। अब जैसे मैं हूँ प्रोमिसर, मैंने तुम्हें कहा है मैं तुम्हें सीए फाउंडेशन पढ़ाऊँगा, तो मैं हो गया प्रोमिसर। मेरे बिहाफ पे तुम लोग कोई काम कर रहे हो, तुम हो गए प्रोमिसी। अब तुम्हारी जगह अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी कंसिडरेशन दे रहे हैं तो वो भी चलेगा। तो कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो तुम्हारे पेरेंट्स ही दे रहे हैं कंसिडरेशन, तुम थोड़ी दे रहे हो। मुझे फ़ीस कौन दे रहे हैं? तुम्हारे पेरेंट्स। या तुम में से कोई है जो अपनी फ़ीस खुद से भरता हो? एक भी नहीं है, ठीक है। एक बार उधर पढ़ा रहा था मैं, कहाँ पे पढ़ा रहा था? शायद फाउंडेशन में ही। तो मैं जैसे ऐसे ही हर बार पूछता हूँ, एक दो हाथ खड़े हुए थे, तो मैंने पूछा उससे, भाई कहाँ से देते हो? बड़ा विचित्र जवाब आया। पता नहीं कौन सी ऐप के ऊपर बैटिंग वेटिंग करता होगा जो बोल रहा है सर वहाँ से पैसे आते, फीस भर देता हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं। तो भैया कंसिडरेशन देने वाले वैसे तो कौन होते हैं? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब आप कंसिडरेशन दोगे मेरे को, तो मेरे डिज़ायर पे दोगे, मैं बोलूँगा वैसे दोगे। मैंने बोला भाई कंसिडरेशन कैश में चाहिए तो कैश में चाहिए, मैंने बोला कंसिडरेशन काइंड में चाहिए तो काइंड में चाहिए। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। बोलो, वो चलेगा तो प्रोमिसर के कहने पर ही, ठीक है। इट मे बी गिवन बाय प्रोमिसी, उसे देने वाला कोई भी हो सकता है, और एनी अदर पर्सन, बट वो डिज़ायर किसका रहेगा? प्रोमिसर का रहेगा। अब ये डेफिनेशन देखो, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डू, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग देन सच एन एक्ट। एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस मतलब कल भी बताया था, कुछ ना करना, एब्सटेन, ठीक है, दूर रहना, एब्सटेन, मत करो। तो तुम मेरे कहने पे कुछ कर रहे हो, वो भी कंसिडरेशन है। तुम मेरे कहने पे कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी कंसिडरेशन है, क्योंकि मेरे कहने पे कर रहे हो या मेरे कहने पे नहीं कर रहे हो। तो बस ये ध्यान रखो, तुम बस मेरी डिज़ायर फॉलो करो, बाकी सब कुछ कंसिडरेशन में आ जाएगा। अब मैं आपको 3 टॉपिक इसमें पढ़ाऊंगा, छोटा सा चैप्टर है। कितने टॉपिक? 3। एक ही लेक्चर में रिवाइज करेंगे हम इसे 3। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसिडरेशन के लीगल रूल्स, हर बार यही पढ़ाता हूँ। कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट, बोलो क्या पढ़ाऊंगा? कंसिडरेशन के एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के वॉइड होता है कि नहीं होता है, ये पढ़ाऊंगा, उसके एक्सेप्शन, और क्या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर सकता है। ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे अपन। क्या है 3 टॉपिक? बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, ये काट दो, ये सब चीज़ें जो गिवन है ना, वो सब यहाँ डिटेल में दे रखी है। तो जब डिटेल में दे रखी है तो फिर पॉइंट तो याद हो ही जाएंगे। लीगल रूल्स, कंसिडरेशन का पहला लीगल रूल तुम्हें पता ही होगा क्या है? इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द। आपको मैंने पढ़ाया तो मेरे डिज़ायर पे कंसिडरेशन होगा। अगर आप मेरे डिज़ायर पे कोई काम नहीं करते और मेरे बजाय किसी और के डिज़ायर पे कर लेते हो तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। जैसे अभी सपोज करो
कोई बच्चा मेरे से होम ट्यूशन लेने आ रहा है मेरे घर पे, फीस ड्यू हो गई, मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला, अभी मेरी मम्मी ने बोल दिया, मेरी मम्मी ने बोल दिया कि भैया वो तुम्हारी इतना तुम पढ़ने आ रहे हो, ये फ़ीस तुम्हारी ड्यू है, तो ये जो भी फ़ीस बनती है वो सामने एक अनाथ आश्रम है वहाँ पे दे के आ जाओ। बच्चा वहाँ पे दे के आ गया। अब मैंने फ़ीस मांगी कि मैंने कहा भाई फ़ीस, बोला सर वो फ़ीस तो दे दी ना हमने। मैंने कहा किसको दी? मुझे तो नहीं दी। बोला सर आपकी मम्मी ने कहा था अनाथ आश्रम पे दे देना, मैंने वहाँ दे दी। अरे पागल के बच्चे, पढ़ा मैं रहा हूँ, मेरी मम्मी कैसे तुझे बता देगी? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द। देने वाला प्रोमिस ही होगा और कोई भी होगा, लेकिन डिजायर किसकी चलेगी? सर्विस कौन दे रहा है? परफॉर्मेंस देने का प्रॉमिस किसने किया है? तो कंसिडरेशन भी किसका होगा? बस इतना ही है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द। एक केस लो इसमें, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। करीना भाटिया बताएगी इस केस लो में क्या हुआ था। हाँ याशी खन्ना आप बता दो। कुछ भी याद नहीं है सर, ये तो आप पढ़ा रहे हो वापस से, तो बुक भी खुल गई, नहीं तो हम थोड़ी खोलते वापस। रात गई बात गई, एक जमाना हो गया पढ़े हुए। क्यों बेटा? अनीशा तेज बोल थोड़ा। नाम तुम लोग ऊपर नीचे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे दुर्गा प्रसाद ने बलदेव को बोला, बलदेव ने दुर्गा प्रसाद को बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वेरी गुड। इसमें क्या हुआ था, एक मार्केट डेवलप होना था, तो दुर्गा प्रसाद ने बलदेव को कहा था कि आप ये मार्केट डेवलप करो, उस मार्केट में मेरा ये आर्टिकल बिकेगा। अब मेरा आर्टिकल बिकेगा तो मैं आपको कमीशन दूंगा, लेकिन आपको पहले मार्केट बनाना पड़ेगा। तो बलदेव ने मार्केट नहीं बनाया। कुछ समय बाद कलेक्टर का ऑर्डर आया कि इस जगह पे से ये जितनी भी उड़िया बस्ती है ये खाली करके एक बढ़िया मार्केट बनाओ। तो बलदेव एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने वहाँ पे बना दिया मार्केट। फिर बाद में उसने सोचा कि चलो मार्केट तो बन ही गया है, तो क्या करें आप, नेले पे धेला फेंक दे, एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, ठीक है। और बलदेव के पास जाके बोला दुर्गा प्रसाद ने, या दुर्गा प्रसाद के पास जाके बलदेव ने बोला, किसी ने भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम वाम से, बट उसने जाके बोला भैया तुमने कहा था मार्केट बनाने को, मैंने मार्केट बना दिया, तो मेरे को दे दो पैसे। तो बोला कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। मेरी डिज़ायर पे तुमने काम नहीं किया, तुमने तो किसकी डिज़ायर पे किया है? कलेक्टर की। तो कलेक्टर से जाके मांगो, मैं क्यों दूंगा। बस इसमें इतनी सी बात साबित करनी थी कि जैसे अभी मैंने कहा कि मेरे डिज़ायर पे तुमने थोड़ी अनाथ आश्रम में फ़ीस दी है, किसके डिज़ायर पे दी है? मेरी मम्मी के। तो मेरी मम्मी के कहने पे अगर तुम अनाथ आश्रम में पैसे दे दोगे तो क्या वो वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं है। मेरे कहने पे दोगे तो है। रेस 3 देखिए तुमने, रेस 3 या रेस 2 में अनिल कपूर उससे पैसे लेता है किसी से, जिससे वो काम हम जो जॉन अब्राहम था, कौन था रेस 2 में या रेस 1 में, पता नहीं मुझे, हाँ जो भी था, लेकिन अनिल कपूर उसमें डिटेक्टिव होता है। तो कहता है भैया मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सैफ अली से बोलता है, सैफ अली से कि भैया मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस केस में। फिर बाद में जब पर्दा खुलता है कि अनिल कपूर और सैफ अली मिले हुए होते हैं, सैफ अली बोलता है भैया तुम्हारा इतना पैसा हो रहा है, लास्ट में एकदम लास्ट सीन में था, पिक्चर ख़त्म हो गई, बोलता है वो पैसे दे दो वहाँ पे अनाथ आश्रम में जाकर। तो सैफ अली ने पूछा उससे भैया अनाथ आश्रम में दे दूँ, सही कह रहे हो तुम? बोला मेरा पैसा है यार, जलाऊं, फेंकूं, काटूं, अनाथ आश्रम में दूं, जुए में उड़ा दूं, तुम्हें क्या लेना देना है? जो कह रहा हूँ वो कर लो, बस जो कह रहा है वो कर लो। अब मेरे डिज़ायर पे तुम पैसे को जला भी दोगे तो भी कंसिडरेशन वैलिड है, मेरे डिज़ायर पे जलाओ बस। नेक्स्ट एक पॉइंट पे बहुत चर्चा करी अपन ने, कंसिडरेशन मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एक बार और बोलो। डिज़ायर तो प्रोमिसर का होगा, लेकिन कंसिडरेशन देने वाला प्रोमिसी भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। कंसिडरेशन देने वाला कोई भी हो सकता है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो अभी आप लोग मुझे फ़ीस दो, वो भी कंसिडरेशन है।
आप ना दो तो आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स दे दें, तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन है। और दे ही रहे हैं आपके पेरेंट्स ही दे रहे हैं फीस, तो मैं उसे ये थोड़ी बोलूँगा कि मैंने पढ़ाया तो आपको आप ही दो फीस। अरे कोई भी दे, आपने कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, कोई एनजीओ आपकी फ़ीस दे रही है, मुझे तो उससे भी मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी फ़ीस से मतलब है। तो कंसिडरेशन में भी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसमें भी एक ट्रेडमार्क केस लो पढ़ा था, चिनैया वर्सेस रमैया। ये तो सबको याद होगा यार, ये तो बहुत फेमस केस लो था, चिनैया वर्सेस रमैया। कनक बंसल याद है क्या ये केस लो? कुछ कुछ जवाब दे देने चाहिए बेटा, पूरा साल हो गया, एक आध जवाब तो दो। हर्ष बता, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। अमन गुप्ता, मामा और भानेज, फुल ऑन आड़ोती। ओल्ड लेडी ने मामा के नाम कर दी थी प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, चलो मैं सुना देता हूँ आपको। नहीं, तुम सुनाओगे फिर मुझे वापस से भी सुनाना ही पड़ेगा, मैं ही सुना दूँ ना डायरेक्ट। हाँ तो याद है तुम्हारा सही है, लेकिन फिर भी मुझे वापस तो बताना पड़ेगा ना कुछ बच्चों के लिए। जैसे हर्ष बोलेगा मैंने पहली बार पढ़ा है, पहली बार सुनना तो पड़ेगा हर्ष को ढंग से। तेरे से अगर तेरे से समझ में आ जाओ तो तू यहाँ आके सुना दे, मेरी मेहनत नहीं होनी चाहिए दोबारा। आ जाना। चलो, वैसे भी तू समझाता बहुत अच्छा है, मेरी तरह ही समझाता है, तेरे को तो मैं टीचर ही बनाऊंगा वापस। तो ए यार ये सेल, विकास जी जिंदा हो? विकास, सुबह से देखा क्या विकास को? मैंने भी नहीं देखा, छुट्टी पे होगा आज, 1-2-4 दिन हो गए छुट्टी नहीं करी उसने। चलो, तो भैया ऐसा है कि इसमें एक ओल्ड लेडी थी, उस ओल्ड लेडी का एक विल था। उस विल के तहत उसने सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दी। उसका भाई था रमैया, चिनैया। ओल्ड लेडी का भाई कौन था? चिनैया। और ओल्ड लेडी ने क्या करा, तुम्हें आवाज़ आ रही है ना बराबर? तो ओल्ड लेडी ने क्या करा, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दी और अपने भाई को कहा कि तुम उल्टा बोल दिया मैंने, उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी लड़की के नाम कर दी। लड़की का नाम रमैया था और लड़की को कहा कि तुम मेरे भाई का पालन पोषण करना मेरे मरने के बाद। और ओल्ड लेडी इतना कह के मर गई। अब जो उसकी लड़की थी, रमैया थी, वो थोड़ी सी ख़राब थी। उसने क्या करा, अपने चाचू का ध्यान नहीं रखा, अरे अपने मामा का ध्यान नहीं रखा, भाणेज ने, ठीक है, किसका ध्यान नहीं रखा? अपने मामा का। तो रमैया ने चिनैया का ध्यान नहीं रखा। चिनैया कौन था? उसका मामा था। किसका? रमैया का। और ओल्ड लेडी ने किसको प्रॉपर्टी दी थी? रमैया को। और क्या बोला था अंतिम सांसों में कि मेरे जाने के बाद मेरे भाई का ध्यान रखना। लड़की को प्रॉपर्टी हाथ लगते ही, पैसा मुंह लगते ही लड़की बदल गई। लड़की ने अपने मामा का ध्यान नहीं रखा। जब ये केस कोर्ट में गया तो रमैया ने ये कहा कि मैं अगर अपने मामा को पैसे दूंगी तो मामा मुझे रिटर्न में क्या देंगे? अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। तो बोला मामा का कंसिडरेशन ऑलरेडी ओल्ड लेडी दे चुकी है और कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिसी। और यहाँ पे भले प्रोमिसी मामा है लेकिन मामा का कंसिडरेशन उसकी माँ ने दे दिया था, ओल्ड लेडी ने। ओल्ड लेडी ने यही बोलकर प्रॉपर्टी दी थी कि तू मेरे जाने के बाद अपने मामा का ध्यान रखना। और लड़की मुकर गई तो लड़की केस हार गई और मामा केस जीत गए। और लड़की को जब तक मामा जिंदा रहे तब तक पालन पोषण के पैसे देने पड़े। दिस इज चिनैया वर्सेस रमैया। तो इस केस लॉ ने हमें क्या सिखाया कि कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इट मे बी गिवन बाय प्रोमिसी। यहाँ पे प्रोमिसी कौन था? चिनैया। एनी अदर पर्सन, ओल्ड लेडी।
चिन्नैया का कंसिडरेशन किसने दिया था? क्योंकि ओल्ड लेडी ने सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी थी? उसकी डॉटर को, और यही बोलकर दी थी कि तू इसका ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। बेटा पलक ये गेट खोल दो 1 मिनट। जिशान भैया ले ये ना उधर दे, सेल डाला। तो अब कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो हम भी मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड मतलब अभी मैंने तुम्हारे को कंसिडरेशन दे दिया, पढ़ा दिया, तुमने मुझे फीस दे दी, तो ये तो एग्जीक्यूटेड हो गया। तो जब प्रोमिसर ने जो कहा था प्रोमिसी ने वैसा के वैसा करके दे दिया, तो वो एग्जीक्यूटेड। और आप उसे आगे करोगे, अभी करा नहीं है, तो वो एग्जीक्यूटरी। अब इस पॉइंट में और अगले पॉइंट में कोई फर्क नहीं है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकते हैं। तो तुम या तो ऊपर वाला काट दो या नीचे वाला काट दो, दोनों सेम है। नीचे वाला रहने दो, ऊपर वाला काट दो। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे मान लो अभी बहुत सारी कोचिंगों में ये सिस्टम चलता है कि 12th क्लास में ही सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन। इसने हाँ अभी 12th में है, इसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ये तो 12th के साथ फाउंडेशन पूरा पढ़ रही है, तो इसको तो फाउंडेशन की फीस देनी है, 12th की भी देनी है, क्योंकि 12th की भी ये पढ़ रही है शाम को और सुबह फाउंडेशन पढ़ती है। बट अगर मान लो स्नेहा ये कहती है सर फीस आप अभी ले लो, पढ़ूंगी मैं मार्च के बाद, तो जब मैं उसे अप्रैल में पढ़ाता तो फीस तो वो मार्च में ही दे चुकी है, तो ये कंसिडरेशन होता पास्ट कंसिडरेशन। मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाता स्नेहा मुझे फीस देती जाती, ये होता प्रेजेंट कंसिडरेशन। और मैं स्नेहा को पूरा पढ़ा देता और स्नेहा कहती सर मैं फीस तो दिसंबर के बाद दूंगी, मेरे ये फाइनेंशियल इश्यूज है, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रही हूँ फीस दूंगी पूरी, तो फीस आती इसकी बाद में, तो ये बन जाता फ्यूचर। तो बोलो कंसिडरेशन में बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है। बहुत सारी कोचिंगों में ये सिस्टम होता है कि वो 12th के साथ वो स्कीम चलाते हैं अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप, 12th के साथ ही कौन सी फीस ले लेते हैं वो फाउंडेशन की, बच्चे दे भी देते हैं। अब वो इसलिए दे देते हैं बच्चे, इसलिए कि भैया फाउंडेशन की जैसे आज फीस है तो 40 है मान लो, और आगे चल के वो 45 हो गई इन्फ्लेशन की वजह से, या जो 1000-2000 हर सब्जेक्ट में बढ़ते ही है, तो कुछ कोचिंग वाले कहते हैं कि हम आपका आज ही इनरोलमेंट कर देंगे 40 पे, ताकि आगे 45 होगी तो हम आपसे 45 ना लेके कितने ले लेंगे। तो कुछ बच्चे वो 4-5 हज़ार रुपये के चक्कर में करवा भी लेते हैं। अब मेरे को इससे कोई आपत्ति तो नहीं है, करवा ले बच्चे, बढ़िया है, बट पहले ये देख ले पढ़ाएगा कौन। मान लो 12th क्लास में कोई टीचर है, वो आपको अच्छा पढ़ा रहा है और उसको देख के आपने फाउंडेशन की फीस दे दी, और फाउंडेशन में कोई दूसरा टीचर आ गया और आपको नहीं जमी, तो पैसे की पिक्चर बन सकती है फिर, ठीक है। वो दोनों पीछे बैठे बैठे हंस रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पास्ट कंसिडरेशन देना है, प्रेजेंट कंसिडरेशन देना है कि फ्यूचर कंसिडरेशन देना है, ये डिज़ायर प्रोमिसर का होना चाहिए। प्रोमिसर मानेगा तो, प्रोमिसर मना कर दे कि फ्यूचर नहीं अभी दो, तो फिर अभी दो, क्योंकि पहले पॉइंट को कोई भी पॉइंट ओवरराइड नहीं करेगा। बोलो, इन सारे रूल में सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, बोलो तेज बोलो, फिर बोलो कि कंसिडरेशन किसके डिजायर पे चलेगा। मैं कह रहा हूँ पास्ट में दे दो तो दे दो, मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट में दो तो प्रेजेंट में दो, मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में दे दोगे तो भी अलाउ करूँगा, तो कंसिडरेशन तो प्रोमिसर का होगा क्योंकि चीज़ उसकी है। आज मैं कार बेच रहा हूँ तो कंसिडरेशन तो मेरा होगा, कार तो मेरी है। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरी विल होगी, मुझे जैसे फीस लेनी है मैं लूँगा। मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ कि आज मेरी विल है कि हम 11 साल से फीस इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, ठीक है, कि जो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है उसको अभी 40,000 रुपये फीस देनी है। 40,000 रुपये किसी बच्चे के लिए सब एक जैसे नहीं होते, भारी पड़ सकता है, तो भैया 15-15 करके दे दो, 10-10 करके दे दो, वो मेरी इच्छा है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि 40 पूरे दो, तो वो उनकी इच्छा है।
तो वो गलत है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, वो गलत, मैं गलत हूँ, वो सही है, ऐसा सही गलत का कुछ है ही नहीं इसमें। कंसिडरेशन किसकी डिज़ायर पे होगा? प्रोमिसर की। अपन बिग बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं, 6-6, 8-8 हज़ार का भी बिल आ जाता है, आता है ना। अपन ऑन द स्पॉट पेमेंट करके आते हैं कि बोल देते हैं लिख लो लाल डायरी में। 8 हज़ार की जगह बिल 80 हज़ार का आ जाता तो निकलने देगा वो दरवाजे के बाहर, सामान रखना पड़ेगा वापस। लेकिन अगर हमारे सामने किराने की दुकान है, उससे 2000 का सामान भी लेंगे, लिख लो यार। ऐसा क्यों? उनको तो पहले पैसे दो यार, वो तो ज़्यादा हकदार है, वो तो इतना बड़ा चीज़ लेके बैठा है, वो तो कर लेगा कहीं से भी। सब कुछ प्रोमिसर के डिज़ायर पे होता है, वो अलाउ कर रहा है इसलिए आप उधार ले रहे हो। वो भी कठोर बन जाए, साला बिग बाज़ारों में जाते हो, हज़ारों खर्च करके आते हो, और मेरी छोटी सी दुकान है, मेरे को कहते हो खाते में लिख लो। अक्सर लोग किराने की दुकान में यही करते हैं, एक साइकिल चलाते हैं, 1 महीने का ले लेंगे, फिर 15 दिन में देंगे, फिर 15 दिन बाद फिर ले लेंगे, फिर वो लिख देंगे। साइकिल क्यों चला रहे हो यार? वहाँ पे क्यों साइकिल चला रहे हो? वहाँ चलाओ। तो भैया प्रोमिसर के डिज़ायर पे होता है सब कुछ, इसमें लोग गलत नहीं है, वो गलत है, वो अलाउ कर रहा है इसलिए। और गलत सही की बात ही नहीं है, कंसिडरेशन किसके डिज़ायर पे होता है। इसमें एक ये बात लिखी भी है कि अगर आपने कोई पास में सर्विसेज दी है और वो प्रोमिसर के डिज़ायर पे दी है, तो आप उसे पास कंसिडरेशन मान सकते हो, अगर वो ग्रेचुटस ना हो, सेवा भाव में ना हो। तो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो मैंने स्नेहा को पढ़ा दिया, फीस नहीं ली, बाद में स्नेहा एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन गई और मैंने अपने घर का इंटीरियर स्नेहा से करवाया। स्नेहा का अमाउंट बना 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा स्नेहा, मैंने तेरे को 11th-12 में पढ़ाया था तो मेरी फ़ीस भी 60,000 बन रही थी, तो अब तो इतनी बड़ी इंटीरियर बन गई है, 1.5 में से 60 काट के 90 ले ले मेरे से, वो 60 कटवा ले। स्नेहा ने कहा सर नहीं सर, मैं तो पूरे पैसे लूँगी, आपने मुझे फ्री में क्यों पढ़ाया? कहा कैसी है यार तू? नहीं सर, आपने फ्री में पढ़ाया है, आपने उस समय ये बोला था कि इट इज़ अ ग्रेचुटस एक्ट, आप मुझे उस समय बोलते इट वाज नॉट ग्रेचुटस, मैं आपको उसी समय पैसे दे देती। आपने ग्रेचुटस बोला और मेरे को तो फ्री में पढ़ाने बहुत सारे लोग थे, मेरे को तो कहीं से भी स्कॉलरशिप मिल जाती। आई एम दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर मैं कंसिडरेशन, पास कंसिडरेशन नहीं मान सकता क्योंकि सही के लिए। लेकिन अगर मैंने स्नेहा को ये बोला होता कि स्नेहा मैं तेरे को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज कल अगर कभी तू उस लेवल पे पहुँच गई कि यू आर एबल टू पे ऑफ, तो यू मस्ट पे ऑफ। आई एम नॉट रेंडरिंग यू सर्विसेज फॉर फ्री बिकॉज माई सर्विसेज आर नॉट फ्री। ठीक है, ये फ्री नहीं है, बट हाँ परिस्थिति को देखते हुए आज मैं तुझे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो भैया याद रखना, पास कंसिडरेशन इज ओनली वैलिड व्हेन इट इज गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एंड सेकेंड द एक्ट वाज नॉट ग्रेचुटस। बोलो तो चलो देखो, व्हेन इट इज गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये तो भूलना ही मत जिंदगी में कभी। और एक्ट वाज नॉट, एग्जाम्पल मैंने पहले भी यही दिया था तुम्हें, एग्जाम्पल मेरे बराबर याद रखना, बिल्कुल बराबर, कि अरे वो वाला दिया होगा, वो एक्सीडेंट वाला या कुछ वाला, कोई भी चीज़ हो, मतलब मैं कह रहा हूँ मैंने तेरे लिए एक्सीडेंट में तेरी हेल्प करी, इसकी पढ़ाई में हेल्प करी, इसकी किसी में हेल्प करी, वो हेल्प कंसिडरेशन तभी माना जाएगा जब मैंने वो ग्रेचुटसली ना किया हो। कैसे ना किया हो? और यार एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग से सोचो भाई गुंजन, थोड़ा दिमाग से सोचो, अगर मैं तुम्हारे लिए ग्रेचुटसली कोई काम करूँगा और बाद में उसे गिनाऊंगा, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ठीक है, कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, इस हाथ से चैरिटी करो तो इस हाथ को भी पता। तो ये सब सिर्फ किताबी बातें थोड़ी है, एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए। अब मैंने इसको अगर ग्रेचुटसली पढ़ाया है और कल ये बड़ा आदमी बन गया, तो वो तो फिर ये तो कितना गलत हो गया कि मैंने तेरे को फ्री में पढ़ाया था और तू मुझे उसका पैसा दे और ये वो। ठीक है, वो अब कल आपने उसके लिए कुछ ग्रेचुटसली किया था, आज वो भी आपके लिए कुछ ग्रेचुटसली कर ले तो अलग बात है। यार आपने किसी को पढ़ाया, अच्छा वो आदमी बन गया, वो एक अच्छा गिफ्ट आपके लिए लेके आया, कुछ समथिंग लाइक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट उसको गिनाना कि मैंने तेरे को फ्री में पढ़ाया था, अब तू मेरे लिए ये काम फ्री में कर, ये सही नहीं है। लॉ भी इसे सही नहीं मानता,
सारे लॉ हमारे कस्टम से ही निकले हैं, बार बार बोलता हूँ। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। बोलो, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जो कस्टम यहाँ से निकले हैं, उन्हीं से कानून बने हैं, उन्हीं से कानून बने। जिसको कस्टम की अच्छी नॉलेज होगी उसे लॉ की भी अच्छी नॉलेज होगी, वो कभी केस स्टडी में घबराएगा नहीं, उसे केस स्टडी देखते ही समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या लगना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है। मतलब आज मैंने आपको पढ़ाया, फीस 40,000 है, आपने 30 दे दी, तो भी कंसिडरेशन है ना, भले एडिक्वेट नहीं है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। सो बोलो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड व्हेन कंसिडरेशन इज़ देयर बट इट इज़ नॉट एडिक्वेट। Hence, inadequacy of consideration will not render a contract valid, will not make a contract valid. इस पे से क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है। हिंदी में ही लिख दो, कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, एडिक्वेट होना ज़रूरी। नेक्स्ट, मीनाक्षी मल्होत्रा, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? ऐसे देख के बताते होंगे, हम खो रहे हैं क्या कहीं पर? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? कंसिडरेशन के लीगल रूल्स या उसके एसेंशियल कितने पढ़ा दिए? पहला इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इट मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी हटा दो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। अब इसके साथ से छठा, हमारे हिसाब से पांचवा, कंसिडरेशन परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। देखो, इफ यू आर लीगली बाउंड टू डू वन थिंग, if you are legally bound to do one thing and you are doing that thing, then it is not a consideration. फिर सुनना, when you are legally bound to do something and you are doing that thing, then it is not consideration because you have not did that act on desire of the promisor. You are just doing it because you are legally supposed to do that act. For example, A का भाई मर गया और B ने देख लिया कि A का भाई मरा है और उसने C को चाकू मारते हुए देखा, तो B कोर्ट में गवाही देने गया और गवाही देने की वजह से C को जेल हुई। अब B ने A से कहा कि क्योंकि मेरी गवाही की वजह से तुम्हें इंसाफ मिला है तो तुम मुझे पैसे दो। तो A बोलेगा कि गवाही देना तो वैसे भी तुम्हारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन था, तुम्हारी आंखों के सामने खून हुआ है और भारत का संविधान ये कहता है कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई गुनाह हुआ है तो आपको उसको कोर्ट में गवाही देनी चाहिए, नहीं देते हो तो आप भी कल्प्रिट माने जाओगे। तो यू आर लीगली सपोज टू डू दैट एक्ट, यू आर नॉट डूइंग एट माई डिज़ायर, यू आर लीगली सपोज टू डू दैट एक्ट। आपको गवाही वैसे भी देनी चाहिए थी, अब आप गवाही दे भी रहे हो, तो इट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन। बिल्कुल। तो इफ यू आर सपोज टू डू सम एक्ट ड्यू टू सम लीगल ऑब्लिगेशन, then it will be not counted as consideration because that act has not been done at the desire of the promisor. अब फिर वही लाइन बोल दो, फर्स्ट वाले पॉइंट को कोई पॉइंट ओवरराइड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे कभी भूलना। कंसिडरेशन तो तभी होगा जब वो किसके डिजायर पे हो? प्रोमिसर के डिजायर। अब एक ट्विस्ट करके एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, इसका जवाब बताना मुझे। प्रत्यक्ष कोई एक्ट तुझे लीगली करना है लेकिन तू वो नहीं कर रहा है और मैंने कहा तू कर दे, तो तूने वो एक्ट कर दिया, तो तूने वो एक्ट मेरी डिज़ायर पे किया, तो क्या वो कंसिडरेशन है कि नहीं है? जैसे तेरे सामने खून हुआ, तू तो गवाही दे नहीं रहा था, मैंने कहा दे दे यार बेटा, दे दे गवाही, तो तूने मेरे कहने पे दे दी गवाही, तू खुद से तो नहीं जा रहा था। कंसिडरेशन है कि नहीं है? नहीं है। तू बोल खुशी, होगा 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 होना तो चाहिए। तू बोल निम्मो, प्रोमिसर की डिज़ायर पे किया है, वरना वो तो जा ही नहीं रहा था। आपके क्या विचार है इस पे?
नहीं होगा। रीज़न होगा, रीज़न हाँ, अब देखो मेरे डिज़ायर पे किया, लेकिन आपको लीगली भी वो काम करना ही चाहिए था। मेरे डिज़ायर पे थोड़ी हुआ है वो काम, अब मैंने किया तो वो गया लेने। मान लो मेरे कहने पे भी वो ना जाता, तो पुलिस उस पर भी तो क्रॉस क्वेश्चन करती कि भैया तुमने, जब तुम्हारे सामने ये चीज़ हुई, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है गवाही देनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे सामने हुआ है। और इतना भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे सामने कोई गुनाह हुआ है और तुम उसकी गवाही नहीं देते हो तो तुम बराबरी के दोषी माने जाओगे। तो तुम्हें तो देना ही चाहिए था, यू आर लीगली सपोज टू डू दैट एक्ट, बट आपने नहीं किया। और मैंने कहा, आपको पुश किया मैंने कि जाओ, तो ये कोई मेरे डिज़ायर पे नहीं किया आपने, ये कंसिडरेशन नहीं है। आपको करना ही था वो आपको करना ही था वो। अब आपने मेरे कहने पे किया तो मेरे कहने से एक पुश मिल गया आपको, बट आपको तो करना ही था ना वो काम, लीगली भी आपको करना था वो काम, इसलिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है, ए ने बी से शादी करी, ए ने कहा कि भैया तुम मुझसे शादी करने में तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। बेचारी बी मासूम अबला नारी, शादी कर ली, उसे बचपन से शौक था मेरे को चांद तारे देखने कैसे होते हैं, ऊपर से देखे थे। ठीक है, बेवकूफ़ बोल दे बस। तो अब उसने भैया वो लड़के ने शादी करने के बाद चांद तारे तोड़ के नहीं दिए, लड़की ने केस कर दिया। तो केस पहली हियरिंग में नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये कंसिडरेशन रियल नहीं था, इल्यूजरी था। क्या था? इल्यूजरी था, रियल नहीं था। क्या नहीं था बोलो? रियल नहीं था, ये क्या था? इल्यूजरी था। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, इट मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। समथिंग लॉ अटैच सम वैल्यू। देखो इसने कहा कि मैं जादू से खजाना ढूंढ के लाऊंगा। कंसिडरेशन अनलॉफुल ना हो, इमोरल ना हो और नैतिकता के खिलाफ ना हो। आप आज अगर मैंने आपको पढ़ाया तो आप मुझे फ़ीस दोगे, ये कंसिडरेशन तो ठीक है। सुनो प्लीज़ सुनो, आप मुझे फ़ीस दोगे, ये कंसिडरेशन तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको कहता कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बदले में आप एक बच्चे को किडनैप करके ले आओ, ये इमोरल है, नैतिकता के अनलॉफुल भी है। क्या है ये? ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? और कौन सा? अनलॉफुल। ठीक है, हो गया पूरे। एक बार जल्दी जल्दी नजर तस्बी कर लेते हैं। देखो इधर, पहला कंसिडरेशन मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इट मस्ट बी गिवन बाय प्रोमिसी ऑफ एनी अदर पर्सन, इट मे बी इन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ऐसा मत लिख देना कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, पूरा पॉइंट की धज्जियां उड़ा दी तुमने, पूरा पॉइंट गलत, जीरो दूंगा जीरो, अंदर तो पढ़ूंगा ही नहीं तुमने क्या लिखा है, जीरो। अगर आपने ये लिख दिया कि कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, ऐसा लिखना है नीड, बोलो मतलब कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है। 40 की जगह तुमने 30 भी दे दिया तो वो फिर मेरा लुकआउट है कि 10,000 के लिए मुझे सर्विसेज में क्या कमी करनी है, बट उससे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। रुक जा भाई, मेरे को पूरे तो पढ़ लेने दे। ये अरे यार, अगर कंसिडर, हाँ पढ़ा ही रहा हूँ बेटा मैंने, तेरी जॉब ही तो कर रहा हूँ मैं, जैसा तू बोलेगी वैसे ही तो करना है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन अगर शॉकिंगली लेस हुआ, जैसे उस दिन मैंने कहा था 111 रुपये दे दिया, अभी तो शॉकिंगली लेस हो गया, तो फिर इसमें तो वॉइड है। अब आप बोलोगे सर कंसिडरेशन एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है, अबे तो एडिक्वेट क्या होने की जरूरत है, तो बिल्कुल ही गली सड़ी रेट दे रहे हो लोग। ठीक है, आपने 1 लाख की चीज़ का वैल्यू 100 रुपये कर दिया, सर एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, 100 रुपये तो दिए ना। तो भैया शॉकिंगली लेस मतलब इतना भी कम ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल मूल सिद्धांत ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, अब जब मैं सारे पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना तो थोड़ा रुक जाया करो, पूरा वो सिमेट्री टूट जाता है।
अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया एडिक्वेट वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद मैंने तुम लोगों को पढ़ाया परफॉर्मेंस ऑफ लीगली बाउंड। अगर आपको कोई एक्ट लीगली करना है और आप वो एक्ट लीगली कर रहे हो तो वो कंसिडरेशन नहीं है। हाँ, आप वो लीगली कर रहे हो, ठीक है, वो कंसिडरेशन नहीं है। आप वो एक्ट प्योरली मेरे कहने पे कर रहे हो, लीगली आपको करना नहीं है, लेकिन आप मेरे कहने पे कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत। आपको वो काम लीगली भी करना है लेकिन आप नहीं कर रहे हो और मेरे कहने पे कर रहे हो तो भी वो कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि आपको लीगली वो काम करना है। इसमें एग्जाम्पल याद रखना है गवाही वाला, कि अगर आप मेरे कहने पे भी गवाही दे रहे हो तो कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि गवाही तो आपको देनी ही पड़ती। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी ना हो। कैसा होना चाहिए? रियल। इट हैव सम मॉनेटरी वैल्यू, और कंसिडरेशन रियल होना चाहिए। लास्ट, कंसिडरेशन शुड नॉट बी, कंसिडरेशन गैर कानूनी ना हो, अनलॉफुल ना हो। खत्म ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट, ये एक और रूल है, लेकिन ये रूल से ज़्यादा जरूरी इसके एक्सेप्शन है। रूल तो जरा सा है। 3 टॉपिक मैंने बोला था इसमें आएंगे। एक टॉपिक हो गया, सेकंड टॉपिक है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। जो कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर है वो केस नहीं कर सकता। आज आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा है मेरे साथ तो आप केस कर सकते हो, लेकिन आपके मम्मी पापा नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने डेमो आपको दिया है, मम्मी पापा को नहीं दिया। आपको मेरी सर्विस में कोई कमी लगे आप केस करो, बिकॉज यू आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। याद रखना, स्ट्रेंजर स्यू मतलब स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। यार तुम लोग तो गजब हो। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी हमारे पे केस, लेकिन अब इसके क्या पढ़ाऊंगा मैं? एक्सेप्शन। क्या पढ़ाऊंगा? मतलब अजनबी भी केस। पहला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ ट्रस्ट। क्या? आज अगर मान लो मैंने कोई ट्रस्ट बनाया, तो ट्रस्ट जो बनाता है वो फाउंडर होता है, और उसका बेनिफिट जिसको मिलता है उसके बेनिफिशियरी होते हैं, और ट्रस्ट का जो मैनेजर होता है वो ट्रस्टी होता है। तो मैंने एक ट्रस्ट बनाया उत्कर्ष के साथ मिलकर। उत्कर्ष को मैंने कहा कि उत्कर्ष में जो भी पढ़ाऊंगा उसका 20% मैं ट्रस्ट में डालूंगा, और तू ये 20% को इकट्ठा करके सारे गरीब बच्चों का पढ़ाई का देखना, कोटा के। अब उत्कर्ष वो पैसे अपने आयश अय्याशी में खर्च कर रहा है, तो बच्चों ने केस किया उत्कर्ष पे, तो उत्कर्ष ये नहीं बोल सकता कि तुम केस करने वाले कौन हो, यू आर नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यू आर नॉट। मुझ पे केस शब्बीर सर करेंगे, तो बच्चे बोलेंगे कि शब्बीर सर तो अपना काम कर रहे हैं पैसे देकर, उन्हें क्या पड़ी है, वो तो अपने काम में मशगूल है, उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा कि तू कैसे अय्याशी कर रहा है, हम तो केस तेरे पे करेंगे। तो जो बेनिफिशियरी है वो ट्रस्टी पे केस कर सकते हैं, इवन दो दे आर नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, पूरा बोलो। मैं बोलता हूँ पहले। अब बेनिफिशियरी कैन फाइल अ वैलिड केस अगेंस्ट ट्रस्टी इवन दो दे आर नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात है। फैमिली सेटलमेंट, अगर फैमिली सेटलमेंट में कोई माइनर को अपना हिस्सा नहीं मिला तो वो फैमिली के मेंबर पे केस कर सकता है, भले वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे अगर मान लो कि ये जो है ये अपना अमन है, अमन और ये मनीष तुम दोनों भाई हो ना, फिर क्या हो, अभी मान लो भाई हो, तो दोनों भाई है और इनके जो पिताजी है वो एक थोड़े चाचा चाचा के भाई है और ये दोनों भी चाचा चाचा के भाई है। अब इनकी प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा हुआ, उसमें अमन के हाथ में कम प्रॉपर्टी आई, तो अमन केस कर देगा इनके ताऊजी पे कि बोला तुमने मेरे बाबूजी के साथ गलत किया है और तुमने जो प्रॉपर्टी मेरे बाबूजी के नाम पे करी है वो प्रॉपर्टी बहुत कम है और जो मुझे मिलनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके ताऊजी बोलेंगे कि तू जरा सा तो है अभी, हाँ, एक फाउंडेशन में तो लॉ पढ़ी है तूने, हाँ, और हमें कानून सिखा रहा है साले चिलगुजे। तो ये अमन बोलेगा कि भैया मैं तो केस करूँगा क्योंकि हमें सर ने पढ़ाया है फैमिली सेटलमेंट में लोग केस कर सकते हैं अगर उनके साथ सही नहीं हुआ तो, इवन दो दे आर नॉट पार्टी टू सेटलमेंट। भले वो पार्टी टू सेटलमेंट, फैमिली में सब अलाउड है, ठीक है। वट एवर हैपन्स इन फैमिली शुड नॉट स्टे इन फैमिली वो कोर्ट में जाना चाहिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मैरिज, शादी के केस में,
शादी के केस में अगर कोई बाल विवाह हो रहा है और आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो आप उसे रुकवा सकते हो, इवन दो इफ यू आर नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, भले आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में। नेक्स्ट, असाइनमेंट। अगर आपको कोई राइट किसी ने असाइन किया है तो आप केस फाइल कर सकते हो इवन दो यू आर नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अभी मान लो कि गौरांश मेरा क्लाइंट है, मैं इसका सीए हूँ। गौरांश को इनकम टैक्स का नोटिस आया कि आपने टैक्स जमा नहीं कराया, तो आपको हम लोग कोर्ट में लेके जा रहे हैं। अब गौरांश ने ये कहा कि मेरे को इनकम टैक्स और अकाउंट्स की इतनी समझ नहीं है, तो मेरी जगह पे मेरा सीए केस लड़ेगा। तो गौरांश ने केस लड़ने का राइट मुझे असाइन कर दिया, आई एम हिज सीए, तो मैं केस लड़ सकता हूँ गौरांश के बिहाफ पे, इवन दो आई एम नॉट अ पार्टी टू, बोलो, इवन दो आई एम नॉट अ, भले मैं कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी, तो असाइनमेंट में पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है? असाइनमेंट में। बराबर याद रखना, एग्जाम्पल भी याद रखना कि क्लाइंट अपने केस किसको दे देता है? सीए को, असाइनमेंट हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट एंड असाइनमेंट आर सेम, ठीक है, लेकिन फिर भी अलग अलग दे रखा है। कई बार प्रोमिसर अपने कंडक्ट से किसी पार्टी को एक्नॉलेज कर लेता है कि वो मेरा एजेंट है, तो फिर उस केस में वही केस लड़ेगा। अब यहाँ पे तो साफ इसने असाइन करा, कई बार आप असाइन नहीं करते, एक्नॉलेज कर देते हो। एक्नॉलेज मतलब कि अरे यार आपको मुझे 50,000 रुपये देने ना, अरे आपको मुझे 50,000 रुपये आपको मुझे देने ना 50,000 रुपये, वो आप मुझे मत देना, वो मेरा दोस्त आएगा मुर्तुज़ा, उसको दे देना। तब मैंने एक्नॉलेज कर दिया मुर्तुज़ा को। अब मुर्तुज़ा आपके घर आया और आपने उसे पैसे नहीं दिए, तो बोलेगा भाई भैया ये कौन सी बात हुई यार, तुमने बोला था पैसे नहीं दिए देने को और तुमने नहीं दिए, मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सामने वाला ये नहीं बोल सकता अबे भैया तेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? शब्बीर सर से हुआ है, बोल दे उनको, उनसे बात कर लेंगे। तो मुर्तुज़ा बोलेगा कि शब्बीर ने ही तो मुझे असाइन किया है, एक्नॉलेज किया है, अब मैं उसकी जगह पे हूँ, अब मैं तो सारे लीगल चैनल यूज़ करूँगा पैसे लेने के लिए, इलीगल तो यूज़ नहीं कर सकते, सारे लीगल चैनल यूज़ करूँगा, केस भी करूँगा, रिमाइंडर भी दूंगा, बार बार घर पे भी आऊँगा, पैसे चाहे। तो एक्नॉलेजमेंट ही होता है। और लास्ट होता है कंडीशंस रनिंग विद लैंड। लास्ट क्या है? मीनाक्षी मल्होत्रा क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं? किसके एक्सेप्शन? वेरी गुड, स्ट्रेंजर कैन स्यू। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? नॉर्मल रूल है स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। क्या है नॉर्मल रूल? इसका एक्सेप्शन क्या बन जाएगा? कैन स्यू। इसमें कितने पॉइंट पढ़ा दिए? 5। पहला ट्रस्टी, दूसरा फैमिली सेटलमेंट, तीसरा मैरिज, चौथा असाइनमेंट, पांचवा एक्नॉलेजमेंट। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट कंडीशन रनिंग विद लैंड। सामने देखो, अभी जैसे सपोज करो मैंने कोई ज़मीन ट्रांसफ़र करी गौरांश को, अब उस ज़मीन के साथ कुछ कंडीशनें जुड़ी हुई है, तो गौरांश को वो सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। गौरांश को वो, अब गौरांश ये बोलेगा कि यार ये कंडीशन मेरे सामने तो लगाई नहीं थी, ये तो शब्बीर सर के साथ थी। अब इस पे लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स दो, इस पे लिखा हुआ है ये अर्बन डेवलपमेंट टैक्स दो, इस पे लिखा हुआ है इसको ये करो, इसको एग्रीकल्चर में यूज़ में लो, इंडस्ट्री में यूज़ में मत लो। तो भैया शब्बीर सर ऐसा करते होंगे, मैं क्यों करूँ यार, मेरे साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। तो भैया जवाब ये दिया जाएगा कि आप से या शब्बीर से या उत्कर्ष से मतलब नहीं है, मतलब उस ज़मीन से है। When you purchase a land, there are certain conditions which has been attached with land. If you are purchasing that land, you have to fulfill the conditions, even though you are not aware of such conditions. इतना भी लिखा हुआ है, even though। तो ज़मीन, इसीलिए कहता हूँ मैं अक्सर अपने लेक्चर में, ज़मीन बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। ज़मीन बहुत ख़राब चीज़ है, बना भी देगी और बिगाड़ भी देगी। लोग अपना करोड़ों रुपये ज़मीन पे लगा देते हैं और पढ़ते लिखा पढ़ी नहीं करते। बाद में वो कहते हैं कि भैया ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, ये तो वो है, यहाँ घर नहीं बना सकते, इसके पेपर क्लियर नहीं है, इसमें ये नहीं है। दौड़ते ही रहोगे तुम ज़िंदगी भर। तो अगर ज़िंदगी भर ना दौड़ना हो तो पहली बार में पेपर पढ़ लो। ज़रा से फ़ायदे के चक्कर में आपने देखा भैया यूआईटी की रेट इतनी है, सामने वाला कम रेट में दे रहा है। कम रेट में तो बहुत दिखा पढ़ी करनी चाहिए, बहुत। पेपर बराबर देख लो, पट्टे बने हुए हैं, पट्टे सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उस केस में फिर जहाँ आपने कंडीशन पूरी नहीं करी तो सामने वाला आप पे केस करेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते मेरा तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं स्ट्रेंजर हूँ, फलाना हूँ, ढिमकड़ा हूँ। कोई भी स्ट्रेंजर हो केस करेगा तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि कंडीशंस रनिंग विद लैंड आपको फुलफिल करनी पड़ेगी।
समझ गया भाई? कल देखते हैं इसको। धन्यवाद।